हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 साइंस है उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सिर्फ एक वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप साइंस में बिल्कुल कमजोर हो, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो आप लोग देखकर साइंस में काफी अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो और 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाला हूं एंड आप लोगों को जो साइंस है इसका मैं आप लोगों को जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सारा प्रश्न आने वाला है। लेकिन ये वीडियो आप लोग पहले ध्यान से देख लो। इसमें मैंने जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ एक ही वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को आप लोगों को कम से कम लाइक करके आप लोगों को 10,000 लाइक तक जरूर ले जाना है, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप लोग एक सेकंड में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, लेकिन मुझे दिन रात मेहनत करके ये वीडियो बनाना पड़ता है। तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हम आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं आज के साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियो को। पहला आप लोग देखो, पहला प्रश्न कि Fe2O3 + 2Al gives out Al2O3 + 2Fe। ठीक है, आपको सारा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो भी इसे देखना जरूर है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? अब देखो, ये जो है ना, ऊपर जो दी गई अभिक्रिया ये किस प्रकार की है, अगर आपको पता है तो आप लोग खुद से एक टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है वियोजन अभिक्रिया, सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया एंड डी है विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जाना है, क्योंकि ये पहले चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये जो आपका है, ये आपका कौन सी अभिक्रिया है? देखो, यहां से जो O3 है ना, ये विस्थापित होकर किसके साथ गई? Al2 के साथ चला गया। तो फिर ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हुआ? विस्थापन हुआ है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार करके ही जाना है। जितने मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं वो समझ लो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हिट करेगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ये पहले चैप्टर का ही है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HCl। डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। अब आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, जैसा आपके पास ऑप्शन मैंने दिया है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, सबसे पहले आपको कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो यहां आपका हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, क्योंकि आयरन जो है ना, यहां जो लोहा है वहां से Cl के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब आपका क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है और आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेना, ठीक है, रिवीजन कर लेना और सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लेना, फिर आप लोग पेपर देने जाना। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। अब आप लोग जो तीसरा नंबर प्रश्न देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होता है। देखो, यहां आपसे क्या कह रहा है कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, मतलब लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसका विलयन जो होगा उसका पीएच मान संभवतः होगा। सबसे पहले यह समझो कि जो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है वो क्षार होता है। ठीक है, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वो अम्ल होता है। अब अगर आपका ये क्षार है, क्योंकि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर दिया, तो अब क्षार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 10। अब आप लोग एक बात समझना, देखो 7 से जो नीचे वाले पीएच मान है वो अम्लीय होते हैं। तो 1, 4, 5 ये सारे क्या हैं? 7 से नीचे हैं, तो ये सारे क्या हैं? अम्लीय हैं। लेकिन अब आपको क्षारीय अगर टिक लगाना है तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 पीएच मान क्षारीय होता है। 7 से ऊपर आपका है तो वो आपका क्षारीय होगा। ओके, समझ में आया? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग फोकस करना ध्यान से कि जो पेय जल है, पीने वाला जल, ठीक है, को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। अगर जो पेय जल है उसे जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका समझ लो कि
बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा कंप्लीट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितना क्वेश्चंस बताने वाला हूं पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एक भी चैप्टर मैंने नहीं छोड़ा है, सारे चैप्टर से लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है CaOCl2, बी है CaCl2, सी है CuCl2 एंड डी है CaCO3। अब आप ये समझो कि पेय जल को अगर जीवाणु रहित करना है तो आप लोगों को क्या प्रयोग करना है, याद रखना, आपको ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करना है। अब ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है धातु एवं अधातु का, कि एंटीमनी है, जो एंटीमनी है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है धातु है, बी है अधातु, सी है उपधातु या डी है मिश्र धातु। तो जो एंटीमनी है वो क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है। सभी को पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है ये क्वेश्चन। एंटीमनी जो है आपका वो है उपधातु, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एंटीमनी है वो उपधातु है। ओके, जब मैं आपको उपधातु पढ़ाया था तो एग्जांपल में बताया था एंटीमनी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को तैयार करके ही ये सारे क्वेश्चंस जाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। साइंस के जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, चाहे आपके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। यहां आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन सी धातु है जो अम्ल में से, जैसे HCl है तो उसमें से क्या हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगी। अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। अब इन चारों में से हाइड्रोजन से नीचे क्या है, ऑप्शन नंबर ए है Fe, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, जैसे Fe आपका फेरस है, यहाँ Zn जिंक है, Cu कॉपर है, Mg मैग्नीशियम है। अब आपको ये सोचना है कि इसमें से हाइड्रोजन के नीचे कौन सा है, तो वो याद रखना कॉपर है, ठीक है। तो कॉपर जो है ना ये आपका अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। ये आपकी अभिक्रिया नहीं होगी। ओके, तो ये हमारा है कि जो आपका अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगा वो है कॉपर, Cu। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर भी है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लिखा हुआ ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। जो ब्यूटेनोन है इसमें क्रियात्मक समूह है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड CHO, बी है सिंगल बॉन्ड OH, सी है आपको यहाँ सिंगल ऐसे लगाना है क्योंकि आपके हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, फिर आपको सी, फिर डबल बॉन्ड O, ओके, एंड डी ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड COOH। अब आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाओ कि यहाँ आपसे पूछ रहा है ब्यूटेनोन, और ब्यूटेनोन में आपका कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। अब इसमें आपका जो मतलब क्रियात्मक समूह है वो क्या है, इसमें जो आपका क्रियात्मक समूह है वो ये वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन सारे को आप लोग याद कर लेते हो तो फिर आप समझो बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करके आओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखो, लिखा हुआ एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। जो एसिटिक अम्ल है उसका IUPAC नेम क्या होगा। देखो मैंने आपको IUPAC नेम भी पढ़ाया है। ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल। देखो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम आपको बताना है। बी नंबर ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, सी है मेथेनोइक अम्ल, डी है प्रोपेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल में जो कार्बन की संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि 2 को क्या कहा जाता है, एथ, और आपका एसिटिक अम्ल है तो इसमें आपको ओइक जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि एथेनोइक अम्ल आपका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और एथेनोइक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ध्यान से समझना, बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, अगर उनसे वायु प्रदूषण कम करना है तो इन चारों में से कौन सी प्रक्रिया है। ए ऑप्शन है श्वसन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है वाष्प उत्सर्जन एंड डी है हमारा प्रोटीन संश्लेषण। तो इसमें जो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है वो क्या है, वो है आपका प्रकाश संश्लेषण। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, पादपों में वायु प्रदूषण जो है कम करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, नाम सुना होगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस तैयार ही कर लेने हैं। आप लोगों को नोट करके हमेशा रिवीजन करना है, याद करना है। ओके, ये जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं
क्वेश्चन नंबर 10 अब आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में वृक्क, वृक्क आप पता होगा मैंने पढ़ाया है, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क इन चारों में से किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पोषण से, वी है उत्सर्जन से, सी है श्वसन से एंड डी है परिवहन से। तो जो मनुष्य में वृक्क है वो इन चारों में से किससे संबंधित है? वृक्क एक उत्सर्जी अंग है, आपको पता होगा मुख्य उत्सर्जी अंग है, लेकिन अब आपका वृक्क जो है ना वो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। तो अब आप लोग याद रखना, ये सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल याद रखो, भूलना मत, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यहां से आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके कई सारे क्वेश्चंस लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिया है और वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है कि अगर स्टूडेंट वीडियो देखे तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना आए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखना, ये आपको मैंने पढ़ाया है जब पुष्प का मतलब पुष्प वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, पुष्प के भाग तो मैंने ये पढ़ाया था। ठीक है, और आपको परागण जब मैं पढ़ाया था तो भी ये टॉपिक पढ़ाया था। इसमें पूछ रहा है कि पराग कोश में होते हैं, ये आपका नर भाग है जो कि पुष्प का नर भाग। अब आपको ये बताना है कि जो पराग कोश है उसके अंदर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है वाहिदल, वी है अंडाशय, सी है अंडप, डी है पराग कण। तो अब आपको यह बताना है कि पराग कोश जो होता है ना उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखना कि पराग आपका वो है पराग कोश है, तो पराग कोश के अंदर इन चारों ऑप्शंस में से पराग कण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पराग कण। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब यही परागकण जब मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र पर जाता है तभी सारी जो प्रक्रिया है वो होती है। ओके, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 और वही हमारा परागण कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो कि ध्यान से समझना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लिया है कि आप लोग एक बार पढ़ लो तो आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इन चारों में से मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय, अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, मैंने पढ़ाया है। वी है गर्भाशय, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है। सी है शुक्रवाहिका एंड डी है डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी आपका अंडवाहिनी का दूसरा नाम है। अब आपको ये इन चारों में से मैंने बता दिया कौन सा नहीं है जिसको मैंने नहीं बताया। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जो है वो नर जनन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? नर जनन तंत्र का। तो अगर आप याद रखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र का इन चारों में से कौन सा नहीं है? वो है शुक्रवाहिका, जो कि एक नर जनन तंत्र का भाग है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आप ध्यान से समझना थोड़ा सा, देखो यहां एक लिखा हुआ है दर्श प्रारूप, यहां आप लोग डिस्मिस हो जाओगे कि दर्श प्रारूप क्या होता है। देखो मैंने आपको द्विसंकर संकरण भी पढ़ाया है, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है और एक संकर संकरण भी पढ़ाया है। अब आपको यह पूछ रहा है कि एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। दर्श प्रारूप मतलब होता है लक्षण प्रारूप। ठीक है, एक होता है जीन प्रारूप, एक होता है लक्षण प्रारूप। ऑप्शन नंबर ए है 1:2:1, ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि वी है 9:3:3:1, ऑप्शन नंबर सी है 2:1:2:1। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी है 3:1। वह फिर अगर कहा जाए 1:2:1 या फिर 9:3:3:1 या फिर 2:1:1:2 या फिर 3:1। अब आपको यह बताना है कि दर्श प्रारूप यानी कि लक्षण प्रारूप। ठीक है, अब आपको तो ये पता होगा कि आखिर इसका कौन सा राइट आंसर है, क्योंकि ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब आपको ये बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा, वो है ये 9:3:3:1। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है, सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेना। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी करो। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप लोग भी पढ़ाई में मेहनत करो, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। अगर आपके पास अभी समय है तो आप पढ़ सकते हो, ये समय आपको दोबारा लौटकर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हो तो जितना आप जी जान लगा के पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि अब आप आगे जाओगे तो फिर पीछे का समय आपका चलता चला जाएगा। अगर आज मेहनत कर लोगे तो आगे कंपटीशन में जाओगे तो फिर आपको यही सारी चीजें आसान लगेगा। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हैं, लगातार आ रहे हैं। ठीक है, यहां आप देखो क्वेश्चन नंबर 14, समजात अंगों का
उदाहरण है? इन चारों में से समजात अंग का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, ये समजात अंग का एक अच्छा सा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ये भी एक समजात अंग का उदाहरण है। सी है आलू तथा घास के आपका ऊपरी भूस्तरी, ये भी आपका है। तो फिर ये डी है उपयुक्त सभी, ये सभी आपके समजात अंग के उदाहरण हैं। ये सारे आप समजात अंग के उदाहरण में आप इन चारों मतलब 3 में से कोई एक लिख सकते हो उदाहरण में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 पर फोकस करो, ध्यान से देखना। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो समतल दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है अनंत, सी है हमारा 25 सेंटीमीटर एंड डी है -25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण पूछा है, ठीक है। आपको यह बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो इनका एक फोकस दूरी होता है, वो है आपका इनफाइनाइट यानी कि अनंत, ठीक है। अनंत होता है इनकी फोकस दूरी, याद रखना समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का, लेकिन इतना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का, भले ही छोटा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध का फार्मूला अगर आपको याद है तो ये 2 सेकंड का काम है क्वेश्चन लगाना। F बराबर r/2 होता है, F बराबर r/2, हमें r ज्ञात करना है तो r बराबर आपका 2f हो जाएगा, नहीं फोकस दूरी की दोगुनी। तो आपका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का 2 गुना कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 40 सेंटीमीटर एंड डी है 30 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान सा बात है। तो ये आपका हो गया एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। याद रखना, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। फिजिक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर फोकस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। लिखा हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये तो सभी को पता होगा निर्वात में प्रकाश की चाल। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, प्रकाश की चाल होगी, में प्रकाश की चाल होगी। देखो इसका अपवर्तनांक 1.5 है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वी है 2.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड एंड डी है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड एंड डी हमारा है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे आखिर राइट आंसर क्या है। राइट आंसर के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो आप लोगों को अप्लाई करना है। देखो आपका क्या दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, जो आपका दिया हो ना उस अपवर्तनांक उससे भाग दे दो, ठीक है। तो 1.5 दिया हुआ है, भाग देगो तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग फोकस करो कि स्वस्थ आंख, जो स्वस्थ आंख है, जिनकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है, के लिए दूरबिंदु होगा, मतलब दूरबिंदु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, वी है आपका 100 सेंटीमीटर एंड सी है आपका 50 सेंटीमीटर, डी है अनंत पर। अब आपको ये बताना है ना, अगर आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो उसके लिए जो दूर बिंदु होगा वो आपका अनंत होगा, क्योंकि आपका आंख स्वस्थ है तो आप बहुत दूरी तक देख सकते हो, जहां तक कोई आपके आंख के आगे रुकावट ना उत्पन्न हो जाए। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लिखा हुआ है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, वी है पश्चिमाभि द्वारा, सी है दृष्टिपटल द्वारा एंड डी हमारा है परितारिका द्वारा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, कैसे किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा पश्चिमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिमाभि द्वारा, ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमाभि द्वारा,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग फोकस करो कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। जो चंद्रमा होता है वहां से अगर हम आकाश देखें, मतलब चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, किस रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए है बैगनी, बी है काला, सी है नीला, डी है सफेद। तो अगर आप चंद्रमा से देखने पर जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, वो आपका दिखाई देता है कैसा, वो आपका काला रंग का दिखाई देता है, काला। ठीक है, तो चंद्रमा से अगर देखने पर आकाश आपका काला दिखाई देता है, याद रखना। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मात्रक मैंने देखा है लगभग हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। ठीक है, लिखा है प्रतिरोध का मात्रक होता है। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपका जो प्रतिरोध है वो ओम से, यानी कि ओम के नियम से रिलेटेड है। अब जब ओम का नियम इंपॉर्टेंट है तो प्रतिरोध का मात्रक भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है ओम, बी है ओम प्रति मीटर, सी है ओम मीटर, डी है आपका मीटर प्रति ओम। लेकिन आप ये याद रखना कि प्रतिरोध का मात्रक ओम के नियम से संबंधित है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, ओम होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखना। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद कर लेना है ये सारे क्वेश्चंस, जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22। लिखा हुआ 1 किलोवाट घंटा, ये आपको पता होगा, 1 किलोवाट घंटा का नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है और मैंने बदलना भी बताया है कि 1 किलोवाट घंटा को जूल में कैसे बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 3.6 इंटू 10 की पावर 3, ऑप्शन नंबर बी है 3.6 इंटू 10 की पावर 4, ऑप्शन नंबर सी है 3.6 इंटू 10 की पावर 5, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। देखो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है। देखो आपको मैंने बदलना भी सिखाया है, आप लोग पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। अब यहां अगर आपको राइट आंसर बताया जाए तो वो होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। छोटा सा ट्रिक है कि आप लोग ये याद रखना कि जहां 3.6 है ना, यही 6 आपका 10 की घात 6 भी होगा। अगर 5 है तो वो गलत है, क्योंकि 3.6 है तो यहां इसकी घात भी 6 होगा। ठीक है, ये आपका 6 है तो ये भी 6 घात होगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि याद रखना ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इस वीडियो में आपसे बता रहा हूं कि अगर आप एक ही इसी वीडियो को देख लोगे तो समझ लो आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले यन तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। देखो आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 4n, ऑप्शन नंबर बी है 4/n, ऑप्शन नंबर सी है n/4, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 4n²। देखो जो आपका तुल्य प्रतिरोध बताना है तो आपका 4 ओम है ना, तो अब आप n/4 लिख सकते हो, लेकिन आपका समांतर क्रम है ना तो 1/r होता है, तो r को जब आप पलटोगे तो n भी पलट जाएगा, तो 4/n आपका हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4/n। ठीक है, ये याद रखना, एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आप लोग ये याद रखना कि 4/n आपका राइट आंसर होगा, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा की इकाई है, जो विद्युत ऊर्जा होती है उसकी इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, बी है वाट, सी है एम्पियर एंड डी है वाट सेकेंड। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। देखो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो होता है आप लोगों का वाट सेकेंड। ठीक है, वाट सेकेंड ये इसका मात्रक है या फिर इकाई है कह सकते हो, तो ये हमारा वाट सेकेंड हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोगों को याद रखना है। देखो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, ये थोड़ा सा आप लोगों को मतलब अंदर से सोचने पर मजबूर करेगा कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी है आपका चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, सी है केवल विद्युत क्षेत्र या डी है कोई नहीं। देखो आपका एक गतिमान आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मतलब अगर आप गतिमान आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो आपका चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों आपका उत्पन्न करेगा, दोनों आपका राइट आंसर है। ठीक है, मतलब ये दोनों आपका उत्पन्न कर सकता है एक गतिमान आवेशित कण।
अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है यानी कि 26, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। जो विद्युत धारा है वो उत्पन्न करने की युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है जनित्र, बी है अमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर एंड डी है मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति आपका इन चारों में से क्या है जिसके द्वारा हम लोग विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, आप लोग इन चारों में से देख सकते हो। तो इसमें से आपका जो बिल्कुल राइट आंसर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति आपका जनित्र है। क्या है? जनित्र। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जनित्र आपका जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति है। अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इन चारों में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी है टेस्ला, सी है गॉस एंड डी हमारा न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। तो वो मात्रक नहीं है आपका, ये भी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, टेस्ला भी है, गॉस भी है, ठीक है, अलग अलग केसेस में। लेकिन यहां जो आपका न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर है ये नहीं है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो ये हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। आप लोग फोकस करना इस क्वेश्चन पर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके जो चैप्टर हैं उसमें से कि निम्न में से कौन आपका जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लकड़ी है, बी है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा, डी है आपका कोयला। देखो आपका लकड़ी जो है जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है, आपका गोबर गैस भी आपका है, कोयला भी आपका है, लेकिन यहां आपको एक अलग टाइप का ऑप्शन है ऊर्जा यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। तो आपका नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और आप लोगों को याद कर लेना है। ओके, ये हमारा है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। इन चारों में से जो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है पवन ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है कोयला व पेट्रोलियम एंड डी हमारा विद्युत ऊर्जा यानी कि या फिर जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत। अब देखो भाई, इसमें से आपका जीवाश्म ऊर्जा का आपका स्रोत है। देखो यहाँ जो कोयला और पेट्रोलियम है ये लाखों वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद निकलता है। तो यही आपका जो है ना ये जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका अकेले दिया हो कोयला या फिर पेट्रोलियम तो भी आप लगा देना, ठीक है। आपका देखो यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार जो आपका आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है घास, गेहूं तथा आम, बी है घास, बकरी तथा मानव, सी है आपका बकरी, गाय तथा हाथी, डी हमारा घास, मछली तथा बकरी। तो यहाँ आपका घास, बकरी क्या खाता है घास, और मानव क्या खाता है बकरी को, ठीक है। तो ये आपका जो है ना सही है, ये आपका एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप 30 इस VVI यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया इसे कंप्लीट कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लिखा हुआ है बेकिंग पाउडर या फिर खाने का पाउडर, ठीक है, का रासायनिक नाम पहले बताना एवं अणुसूत्र क्या है। इसको बनाने की विधि, 2 भौतिक गुण तथा आपको 2 रासायनिक गुण, सारी चीजें आपको बताना है समीकरण देते हुए। तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि जो बेकिंग पाउडर है उसका रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या हो जाए, जो उसका सूत्र है वो क्या होता है। तो यहां सबसे पहले आप ये समझो कि जो बेकिंग पाउडर होता है, जो बेकिंग पाउडर है ना, उसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ठीक है। रासायनिक नाम सबसे पहले आप लोग समझ लो, रासायनिक नाम। अब इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इतना आप याद रखना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तथा अब आप लोगों को इसका सूत्र जो है यानी कि अणुसूत्र जो इसका है ना वो है, देखो सोडियम को हम लोग क्या लिखते हैं, Na से क्या होता है सोडियम, ठीक है, ध्यान से समझना। बाई को आप H लिख दो और कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 है। बस यही आपका हो जाएगा पूरा आप लोगों का सोडियम बाइकार्बोनेट का आप लोगों का अणुसूत्र, और ये है रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आया।
कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सबसे पहले आपको लिख देना है। फिर बनाने की विधि, देखो बनाने की विधि कई प्रकार से होती है, लेकिन मैं आपको सबसे आसान विधि बताने वाला हूं। आप अपने बोर्ड एग्जाम में जैसा बता रहा हूं ऐसा लिख कर आना, आपको फुल मार्क मिलेगा। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम यानी कि Na और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, यानी कि NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। मतलब जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, अगर उसमें आप अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे तो आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ये आपका दो स्टेप में आपका ये रिएक्शन है, पहले हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि आप लोगों को लेना है NaOH यानी कि सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसमें आपको अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करना है, CO2 जब आप प्रवाहित करोगे तो यहां आप लोग एक बात समझना, इसको आपको बैलेंस करने के लिए यहां Na2 है ना, तो Na2 एंड CO3 मिला, Na2 एंड CO3, तो Na2 और CO3 मिला, तो यहां आपको 2 लगा देना है ताकि यहां Na जो है उसकी संख्या 2 हो जाए, और प्लस आप लोगों का H2O मिला। अभी हमें मिला है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन हमें मिलना क्या चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब आपको क्या करना है, फिर से इस रिएक्शन को करना है। अब आपका जैसे यहां है ना, यहां आप लोगों का है, ध्यान से समझना, जैसे आप लोग यहां, आपको इस चीज को पहले नोट कर लो, Na2, ठीक है, एंड CO3 और प्लस आप लोगों का H2O है। अब इसमें आप क्या करोगे, अधिक मात्रा मतलब CO2 प्रवाहित करोगे। अब CO2 इसमें जब आप प्रवाहित करोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा क्या, 2NaHCO3, ये हमारा हो जाएगा। और ये जो आप लोगों को मिला है इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि आप लोगों का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोगों को मिल गया। ऐसे आपको बनाना है, जो कि आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बताया हूं। आई होप कि आपको ये दोनों रिएक्शन आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे लिख कर आओगे, ठीक है। ये हमारा है सबसे पहले बनाने की विधि। अब गुड़ आप लोग देख लो, जो इसके गुड़ हैं, गुड़ जैसे आप लोगों को यहाँ पहले मैं गुड़ बताऊंगा, ये आप लोग इसे भौतिक गुण भी कह सकते हो, इसे आप लोग भौतिक गुण भी कह सकते हो, जैसे ये आपका भौतिक गुण है, ठीक है। तो ये भौतिक गुण है, तो भौतिक गुण में मैं आपको बता दूं, जैसे यह सफेद क्रिस्टल, ये जो सफेद रंग का होता है तथा जल में अल्प विलीय पदार्थ है, मतलब इसका रंग जो होता है सफेद होता है, जो दिखाई देता है वही भौतिक गुण है। तो इसका रंग कैसा होता है, सफेद क्रिस्टलीय होता है, और जल में क्या होता है, अल्प विलीय होता है। बिल्कुल विलीय नहीं हो जाता, बिल्कुल मिल नहीं जाता, अल्प विलीय है। और दूसरा नंबर समझना है, इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। जो इसका जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। तो ये इनके दो भौतिक गुण हैं, जो कि आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आप नंबर फर्स्ट रासायनिक गुण समझो, जो कि पहला नंबर है कि इसको गर्म करने पर, या सोडियम कार्बोनेट जब इसे आप गर्म करोगे, जो आपका जो आप लोगों का है 2Na, या फिर आप केवल 2NaHCO3 है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे, यानी कि तब आपका सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तथा आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। कैसे, इस चीज को मैं आपको बताने के लिए सबसे पहले ये समझो कि आपको इस रिएक्शन को जो है ना, ये वाला रिएक्शन, इसको उल्टा कर देना है, इसको आगे लिखना है और गर्म करने पर, ठीक है। जैसे समझो यहां, अब आप लोग समझो, जैसे यहां आपको लिखना है 2NaHCO3, यही आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको आपको गर्म करना है, तो यहां आप लोग क्या करोगे, ऊपर लिख दो कि गर्म करने पर, ठीक है। ऊपर केवल ये लिख दो कि गर्म करने पर, बस गर्म करने पर, बस, ठीक है, गर्म करने पर। तो गर्म करने पर ये किस में टूट जाता है, देखो सोडियम कार्बोनेट, यानी कि आपका सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा Na2CO3, और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस निकलता है। तो यहां आपको प्लस आपको जल मिलेगा H2O, और प्लस CO2 गैस ऊपर की तरफ निकलेगा। बस ये आपका हो गया। आपको गर्म करने पर आपको यही रिएक्शन मिलेगा, यही रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहां आप लोग इसे गर्म किए तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला और H2O और CO2, ठीक है। इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया, इसको इधर कर दिया गया, इसको इधर। तो ये आपको समझ में आया रासायनिक गुण नंबर फर्स्ट। अब हम लोग रासायनिक गुण नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर आप लोग रासायनिक गुण देखो कि तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जब इसका आप लोग तनु अम्ल के साथ क्रिया कराओगे, लाइक इस तनु अम्ल, जैसे आप लोग अम्ल के साथ इसका रिएक्शन करा दो, इसका फार्मूला है NaH
NaHCO3, ठीक है, ये आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आप HCl से अभिक्रिया करा दो, HCl से, यानी कि आपका अम्ल है, तो अम्ल से आपने अभिक्रिया कराया। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, आपको बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, आपको मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि आपको सबसे सरल तरीका, ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कराओ, एक भी नंबर कटेगा भी नहीं, और सबसे आसान तरीका है। यहां से Na आ जाएगा, यहां से Cl आ जाएगा, और यहां से बन जाएगा NaCl, और यही आपका लवण है। लवण मिला, अब आपको जल मिलेगा, जल आपका H2O, जैसे जो मिला है उसे लिख दो H2O, और आपको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख देना है, और ये आपका ऊपर की तरफ निकल रही है गैस। तो ये आपका हो गया, और क्या सारी चीजें बैलेंस है, देख सकते हो। अब ये हमारा है अम्ल के साथ रिएक्शन। अगर कह दिया जाए H2SO4 के साथ ऐसा रिएक्शन करा दो, करा सकते हो ना H2SO4 के साथ, जैसे यहां आप लोगों को मिला है वैसे आप लोगों को और मिल जाएगा H2SO4 के साथ करा लोगे तो, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां आप लोगों को लेना है 2NaHCO3। देखो 2, 3, 4 ये क्यों लगाया जाता है, इसको बैलेंस करने के लिए, बस इतना सा काम रहता है। अब यहां आपको H2SO4 करना है, H2SO4, यह आपका H2SO, देखो मैंने पहले अम्ल HCl से अम्ल से अभिक्रिया कराया, अब दूसरा मैं इसी का उदाहरण बता रहा हूं, H2SO4 से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो यहां आपको मिलेगा Na2SO4 प्लस 2H2O एंड प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बस हो गया ये भी रिएक्शन। अब आप देखो इसका उपयोग नंबर फर्स्ट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है अभिकर्मक के रूप में, लाइकेज किसी चीज का अगर कुछ बनाना है तो इसका उपयोग किया जाता है, और अग्निशामक के रूप में अग्नि को बुझाने में, और अगर अमाशय में पेट की अम्लता दूर करने में, अगर अमाशय में मतलब अम्लता बन गया है या फिर अम्लता हो गया है तो उस अम्लता को दूर करने में। तो ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा है बेकिंग पाउडर, यानी कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है यार, याद कर लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आप याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना, और जितना मैंने बताया है भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, बनाने की विधि, सारी चीजें याद कर लेना। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करके जाना। मैंने देखा है हर साल पूछा जाता है साबुनीकरण पर टिप्पणी कीजिए। इस क्वेश्चन को दो प्रकार से पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर ऐसे पूछा जा सकता है कि साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। भाई हर साल पूछा जाता है यार, एक भी साल ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया हो, ठीक है, हर साल आता है। तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि अच्छे से बता दिया जाए। अगर आपको नहीं याद है तो आपको मैं चुटकियों में याद करा दूंगा बहुत आसान तरीके से, इसका रिएक्शन भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप ये समझो कि इसका आप लोग क्या लिखोगे साबुनीकरण में। देखो उच्च अणुभार वाले जिसका अणुभार उच्च हो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, जो सोडियम होता है तथा पोटेशियम, ठीक है, लवण साबुन कहलाते हैं। क्या समझ में आया? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH व KOH जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहा जाता है। साबुनीकरण तो इतना छोटा सा है यार, आपको पता हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। साबुनीकरण की परिभाषा बहुत आसानी से चल गया होगा आप लोगों को पता, ठीक है, और बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा। अब इतना अगर आपको याद हो गया हो तो इसका रिएक्शन थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ध्यान से समझना। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया या फिर साबुनीकरण भी कहा जा सकता है। सबसे पहले आप ये समझो कि आपको क्या लेना है, ठीक है। साबुनीकरण में आपको लेना है ट्राइसिटेरीन, ठीक है, उसका फार्मूला देखो CH2OCO C17H35, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है कार्बन कार्बन के बीच में। फिर आपको क्या करना है, जहां आपका CH2 है वहां केवल CH कर दो, CH, और जैसा वैसे लिख दो OCO C17H35, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहां सिंगल बॉन्ड लगाना है, और यहां आप लोगों को जो ऊपर लिखा है वही सेम लिख देना है, CH2OCO C17H35। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको प्लस लगाना है, प्लस आप लोगों को लेना है NaOH, लेकिन यहां 3NaOH लेना है, 3NaOH, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये हमारा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो है इसको थोड़ा सा समझ लो क्या है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ये हमारा वसा, या फिर इसे लिखा जा सकता है
ट्राइसिटेरीन, ठीक है, ये लिखा जा सकता है, ठीक है, या फिर इसे आप ब्रैकेट में वसा लिख देना, वसा। अब आपको क्या मिलेगा, गिब्स आउट आपको क्या मिलेगा, यानी कि आपको मतलब पहले तो साबुन मिलेगा, लेकिन पहले हमें मिलेगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फार्मूला तो सभी स्टूडेंट को पता होगा। यहां से आपको CH2 लेना है, जैसे यहां से आप ये CH2 ले लो और यहां से एक OH ले लो, OH इसी में, फिर आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है, ये भी मतलब इसका 3 चरण में सूत्र होता है। फिर आपको लेना है, यहाँ CH है तो CH ले लो, और यहां से देखो 3OH है, यहाँ देखो आगे 3 लगा हुआ है, तो यहाँ आप OH ले लो। अब आपको फिर सिंगल बॉन्ड लगाना है, और अब आपको लेना है जो आपका यहाँ CH2 है, तो यहाँ आप CH2 ले लो और यहाँ OH ले लो। यहाँ आपको इतना समझ में आ गया, ये हमारा है ग्लिसरॉल। अब आपको सीधा फार्मूला पे आना है साबुन के। यहाँ आपको लेना है 3C17H35 COONA, ये हमारा है साबुन। क्या है? साबुन, जिसे कहा जाता है सोडियम सिटेरेट, ठीक है, या फिर इसे आप कह सकते हो साबुन। यही होता है साबुन का फार्मूला। और इसको क्या कहा जाए, इसको आप लोगों को पता होगा, इसे कहा जाता है ग्लिसरॉल। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वैसे तो आई होप, क्योंकि इसका उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये हमारा है साबुनीकरण, जो कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आप लोगों को आई होप की समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको इसको रिवीजन करना है। इसका रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, उसे तैयार कर लेना। साबुन के मतलब जो निर्मलीकरण पर टिप्पणी कीजिए, या फिर जो साबुन मिसल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, जरूर तैयार कर लेना। जो मिसल होता है, मिसल साबुन की सफाई वाला ना, तो मिसल पर आप लोग संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, आप तैयार कर लेना। ये 2 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा है साबुनीकरण। अब हम लोग देखते हैं अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पर मैंने लिया है महत्वपूर्ण IUPAC नेम। देखो IUPAC नेम आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 4 मार्क का जरूर आएगा, मैं 100% कह रहा हूं। और जितना मैं आपको IUPAC नेम बताने वाला हूं ना, उतना कंप्लीट करके जाना यार। इससे बाहर 100% आपका ये जो मैं आपको बताने वाला हूं वही आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो समझो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं जितना भी क्वेश्चन लिया हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट IUPAC नेम है। आई होप कि आप लोग ये इतना तैयार कर लोगे। तो चलो अब हम लोग एक एक को सीखते हैं कैसे लिखा जाता है IUPAC नेम। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है, देख लेना वीडियो। देखो यहां लिखा हुआ है CH3 CO CH3, CH3 और सिंगल बॉन्ड CO, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? सबसे पहले IUPAC नेम में एक बात समझना, ये कौन सा समूह है। ये CO आपका है और बगल बगल आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे आपका CH3 है, बगल बगल CH3 है और बीच में CO है, तो ये आपका कीटोन समूह है। अब कीटोन में ओन जुड़ता है और कितने कार्बन है? 1 2 3, यानी कि प्रोपेन, यानी कि उसमें ओन जोड़ दो, यानी कि प्रोपेनोन हो जाएगा इसका IUPAC नेम। देखो यहां आपके 3 है कार्बन, तो ये इसलिए इसका आपका हो जाएगा प्रोपेन, तो आपको इसमें ओन जोड़ना है तो प्रोपेनोन हो जाएगा। ये हमारा पहला IUPAC नेम है, जो कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा, क्योंकि ये IUPAC नेम यार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझना ही होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा अंक लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे। और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेहनत करके, उतना अगर आप मेहनत करके पढ़ लो तो काफी ज्यादा आपका नंबर आएगा। यहां लिखा हुआ है C2H5OH। देखो हाई स्कूल यानी कि जो 10वीं में काफी सरल आपके IUPAC नेम आते हैं, ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं यही IUPAC नेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में कि यार एक भी साल नहीं छोड़ा है, हर साल यार मैंने देखा है कि आया है। मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर, कई सारे गाइड, कई सारे आपके बुक, बहुत सारी चेक करके ये सारा बनाया है, ठीक है, इतना मेहनत करके। ओके, तो इसका होगा, देखो यहां आपके 2 कार्बन है, वैसे भी C2 है तो 2 कार्बन, और ये आपका एल्कोहल समूह है OH, तो ये आपका हो जाएगा 2 कार्बन को कहा जाता है एथेन, और इसमें ऑल जोड़ दो यानी कि एथेनॉल। भाई मैंने आपको सारे ग्रुप पढ़ाए हैं, IUPAC नेम लिखने का ट्रिक भी बताया है, अगर नहीं देखे हो तो आपकी गलती है, देख लो। अगला देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, CH3 CH2 COOH, ये आपका क्या होगा इसका IUPAC नेम? COOH ग्रुप है, ध्यान से देखना। और यहां कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 है, तो इसका हो जाएगा, देखो इसमें ओइक जुड़ेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक। ओइक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ये इसका IUPAC नेम है। क्या है IUPAC नेम? प्रोपेनोइक अम्ल, ये आप लोगों का है,
ठीक है, ये समझ में आया ना तीसरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चौथे क्वेश्चन पर अब आ जाओ। चौथे क्वेश्चन पर देखो, ये आप लोगों का है CH3 CH2 CO CH2 CH2, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब आपको इसका आईपीएसी नेम बताना है। देखो CO ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि वही कीटोन समूह है जो पहले में मैंने बताया था, ये वही वाला कीटोन समूह है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, पहले गिनती कर लो। 1 2 3 4 5, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 है तो हो जाएगा पेंट, और इसमें ओन जोड़ोगे यानी कि पेंटेनोन। बट एक बात और याद रखना है, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि पेंटोनेन 3। ठीक है, आईपीएसी नेम लिखने के रूल्स पता होना चाहिए थोड़ा सा, तब आपको समझ में आएगा। यहां 5वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उतना कंप्लीट कर लेना बस। C2H5CHO, CHO ग्रुप है, तो ये आपको कैसे लिखना है इसका आईपीएसी नेम, इसमें अल जुड़ेगा। तो अब आप इसमें जैसे कितने हैं कार्बन, 2 यहां है और 1 यहां है, यानी कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसको लिखा जाता है प्रोपेन। तो प्रोपेन में क्या जोड़ोगे, प्रोपे, और इसमें अल जोड़ोगे यानी कि प्रोपेनल। तो ये हो गया, मैंने आपको आईपीएसी नेम भी बता दिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, और इससे बाहर मैं कह रहा हूं नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने जो 5 लिया है ना यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार जो पूछा जाता है वही मैंने लिया है। आईपीएसी नेम मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, अगर और भी चाहिए कमेंट करना, लेकिन ये जो है ना ये समझ लो यार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है ये आईपीएसी नेम। तो ये आप लोग पहले तैयार कर लेना, फिर आप लोगों को मैं जब आपका पेपर होगा साइंस का तो आप लोगों को वीडियो और अच्छी लाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को और सारे बता दूंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि ये 5 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में इसी में से आपको देखने को मिलेगा, तो यार तैयार कर लो। चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, ये आपका अंतर जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको 2-3 अंतर तैयार करना है, एक डीएनए तथा आरएनए में अंतर, एक धमनी तथा सिरा में अंतर, और एक रुधिर तथा लसिका में अंतर। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए मेहनत करके। देखो यहां मैं आपको बताऊंगा जो धमनी है और सिरा है में 4 मुख्य अंतर बताइए, मतलब धमनी तथा सिरा में आपको 4 मुख्य अंतर बताना है, लेकिन मैं आपको 5 बताऊंगा, लेकिन जितना मैं बताऊंगा उतना याद कर लेना। मतलब यार थोड़ा सा मेहनत करना अपने तरफ से, क्योंकि आप लोग अगर इतना याद कर लोगे तो इसमें से 4 तो आपको याद ही रहेगा ना, बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो आप एक एक को समझो। पहला देखो, पहले आपको धमनी, आपको यहां बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही हेडिंग डाल देना है और एक अंडरलाइन कर देना है, और इधर आपको सिरा डाल देना है, मतलब दोनों का अच्छे से हेडिंग्स डाल देना। फिर एक एक को समझा रहे हैं। देखो धमनी जो होता है ना, धमनी में आप लोगों को मतलब लिखना है कि इसमें जो रुधिर होता है हृदय से अंगों की ओर बहता है। जो इसमें रुधिर है हृदय से अंगों की ओर बहता है, और सिरा में इनमें जो रुधिर है अंगों से हृदय की ओर बहता है। मतलब ये अंगों से हृदय की ओर बहता है, और धमनी में रुधिर जो है हृदय से अंगों की ओर बहता है। मतलब एक दूसरे के उल्टा है, विपरीत हैं, और कुछ नहीं है, केवल एक दूसरे के विपरीत हैं बस। तो ये पहला आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरा समझो, दूसरा जो है कि हृदय की धड़कनों के कारण, जो हृदय की धड़कना होता है ना, हृदय धड़कता रहता है, तो हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। मतलब जब जो हृदय है वो धड़कता रहता है, इसीलिए जो धमनी है उसमें रुधिर रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है, रुक कर बहता है तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। जबकि ये सिरा जो है, इसमें सिराओं में जो रुधिर होता है, रुधिर के बहाव का गति धीमी व एक जैसी होती है। ठीक है, मतलब उनका जो मतलब रुधिर का बहाव है वो धीमी होती है, मतलब एक जैसी धीमी बहेगी। ठीक है, तो ये हमारा है दूसरा नंबर अंतर, जो कि दोनों आप लोगों को समझ में आ गया। पहला आपको ये कहना है कि रुधिर जो होता है, रुधिर हृदय से, मतलब जो इनमें जो होता है रुधिर कहां से आता है, हृदय से अंगों की ओर बहता है, और इसमें जो है रुधिर जो है ना अंगों से हृदय की ओर बहता है। बस ये दूसरा तैयार कर लेना। अब आपको अगला देखो, तीसरा नंबर अंतर समझो कि इनके दीवारें जो होती हैं अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। किसकी, जो धमनी है, इनकी दीवारें जो होती हैं अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं, मतलब अत्यधिक मोटी भी होती हैं और लचीली भी होती हैं। और इसमें क्या है, इनकी दीवारें जो होती हैं पतली व कम लचीली होती हैं। मतलब जो सिरा है उनकी दीवारें जो होती हैं वो पतली तथा कम लचीली होती हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर अंतर है। चौथा देखो, आपको 4 नंबर है, इसका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। जो धमनी है इसका रंग क्या होता है, गुलाबी तथा चटक लाल होता है,
और ये क्या होता है, मतलब ये गहरे लाल या नीले बैगनी रंग का होता है, नीले बैगनी रंग या फिर गहरे लाल रंग का होता है। ठीक है, तो ये आपका है दोनों का रंग। जैसे इनका रंग क्या होता है, जो आपका धमनी है इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है, और सिरा में ये गहरे लाल या नीले बैगनी रंग के होते हैं। आपको लास्ट अंतर समझना है कि ये त्वचा प्राय त्वचा से दूर गहराई में स्थित होते हैं। कौन? धमनी। धमनी जो होता है त्वचा से दूर गहराई में स्थित होता है, दिखाई नहीं देता उतना अच्छे से। और यहाँ जो ये है ना भाई, मतलब सिरा जो है ये प्राय त्वचा के समीप स्थित होते हैं, मतलब त्वचा के समीप स्थित होते हैं। बस, तो ये आप लोगों को आई होप कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर समझ में आ गया होगा। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये भी आपको तैयार कर लेना है। धमनी तथा सिरा में अंतर यार हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो वही क्वेश्चन बता रहा हूं कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ के काफी अच्छे अंक ला सकते हो। अभी आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज आएंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये जो अभी मैं बता रहा हूं, ये जो 5 ही क्वेश्चन बताऊंगा, 6 ही, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में जाओ और ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। ओके, तो ये आपको धमनी तथा सिरा में अंतर तैयार कर लेना है। अब अगला जो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है फिजिक्स का, जो यार बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, एनसीईआरटी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फिगर भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो। क्या है? विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचिए। मतलब पहले आपको आरेख खींचना है और इसकी सिद्धांत, मैं आपको सिद्धांत भी बताऊंगा, तथा कार्यविधि, मैं आपको कार्यविधि भी बताऊंगा। फिर आपको क्या करना, स्पष्ट कीजिए, तथा विद्युत मोटर में आप लोगों को वलय का क्या महत्व है, वलय का महत्व भी बताऊंगा। मतलब पूरा आपको विद्युत मोटर समझाने वाला हूं विद फिगर के साथ। फिगर आप लोग ध्यान से समझो, ये छोटा सा फिगर है यार, इसका कोई हार्ड फिगर नहीं है। पहले आप लोग N और S आप लोग चुंबक बना लेना, ये क्षेत्र चुंबक है, और यहां आप लोगों का ये है विभक्त वलय, और यहां आपका प्लस माइनस चार्ज है, और यहां आपका K कुंजी है। बस इतना सा फिगर है भाई, मैंने फिगर ऑलरेडी बनाना बताया है कैसे बनाया जाता है। ये आप लोगों का ABCD है, ठीक है, यानी कि आर्मेचर है ये। ओके, तो ये आपको पहले फिगर छोटा सा चीज है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो बीच में है ना ABCD, ये वाला, ये आर्मेचर है, याद रखना। तो यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसमें आपका धारा प्रवाहित ही होता है। तो ये आपको पहले फिगर समझना था, और फिगर ऐसे ही बनाकर आना बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपको समझना है विद्युत मोटर होता क्या है, उसकी परिभाषा समझ लो भाई। आखिर विद्युत मोटर क्या होता है, आपने नाम सुना है, उससे काम भी किया होगा खेतों में, लेकिन विद्युत मोटर समझो। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है ना, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बस इतना सा काम है। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक छोटा सा परिभाषा है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको मैं समझाता हूं सिद्धांत समझो। देखो सिद्धांत में जो लिख रहा हूं छोटा सा है, लेकिन ध्यान से समझना। देखो लिखा हुआ है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। कोई भी कुंडली है, जैसे कुंडली है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित किया गया है, तो फिर क्या हुआ, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। जब उस पर धारा प्रवाहित करोगे और उसके अंदर करंट उत्पन्न होगा, तो भाई उस पर बल युग्म कार्य ही करेगा, कार्य जरूर करेगा बल युग्म, ठीक है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घूमने का प्रयास कराता है। मतलब जो कुंडली है, कुंडली को उसकी अक्ष पर घूमने का प्रयास कराता है, उस पर बल लगाता है कि वो घूमे, क्योंकि जब उस पर आप बल लगाओगे ना तो वो घूमने लगता है। तो यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। अगर वो बिल्कुल स्वतंत्र है तो वो बिल्कुल घूमने लगती है, ठीक है। तो ये आपको सिद्धांत में छोटा सा लिख देना है, कोई दिक्कत है नहीं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको क्रियाविधि समझना है, क्रियाविधि कैसे कार्य करता है। देखो जब बैटरी से कुंडली को विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी भी बैटरी से आप, मतलब ये जो बैटरी है प्लस माइनस चार्ज है ना, तो इसमें जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं AB, जो कुंडली की भुजाएं ये AB है ना, A एंड V, ठीक है, AB तथा CD, तथा ये आपकी क्या है C एंड D, ठीक है, CD, परंतु विपरीत दिशा में 2 बल युग्म कार्य करने लगते हैं। मतलब विपरीत दिशा में 2 बल युग्म कार्य करने लगते हैं, ये बल युग्म बनाते हैं। मतलब ये अपने आप में एक बल युग्म बनाते हैं कि उसके घुमाएं, उसको मतलब प्रयास कराते हैं घुमाने का, जिसके कारण या फिर घूमने कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं, और कुंडली पर एक बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली को एक ही दिशा में घुमाती रहती है। अब विभक्त वलय का महत्व समझ लीजिए, छोटी सी चीज है विभक्त वलय का महत्व, आप हेडिंग में ऐसे डाल देना और लिखना, विभक्त वलय का कार्य है कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना। मतलब अगर इधर जा रहा है
तो मतलब इधर जाए फिर एक बार इधर जाए, मतलब इधर जाए ऐसे, फिर ये उल्टा सीधा मतलब विपरीत, उसकी दिशा को बदलना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। पहले विभक्त वाले का महत्व अभी और है थोड़ा सा। अब ये आपको समझना है, जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है, मतलब कुंडली जो है आधा चक्कर लगा लेती है, तो विभक्त वलयों का पुरुषों से संपर्क जो है ना समाप्त हो जाता है और विपरीत पुरुष जो है पुरुषों से संपर्क जुड़ जाता है। मतलब एक से समाप्त हो जाएगा, एक से समाप्त हो जाएगा, दूसरे से जुड़ेगा, आधा चक्कर ये लगाएंगे, आधा चक्कर ये लगाएंगे, पूरा चक्कर खत्म, पूरा चक्कर हो जाएगा। और विपरीत पुरुषों से संपर्क जुड़ जाता है, इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस तरह बनी रहती है, कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। बस ये आपका है पूरा आपका विद्युत मोटर, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां से आपको पूरा विद्युत मोटर नोट कर लेना है, जितना मैंने बताया ये नोट कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। ये है आज का हमारा साइंस का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, और जितना आईपीएससी ने बताया यार कंप्लीट कर लेना, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, बेकिंग सोडा भी आप कंप्लीट कर लेना। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक करना यार, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, मैं साइंस में धमाल मचा दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।